दोस्तों, कोलकाता में होने वाले केस के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। लेकिन अब एक और सबूत खुलकर सामने आ गया है। एक बुढ़ा स्वीपर है जो उस अस्पताल में काम करता था। उसने एक नया बयान दिया है, जिसके बाद यह चीज़ बिल्कुल ही एक नए तरीके से खुलकर सामने आ गया है। इस बुढ़े की बातें सुनकर शायद आपको पहले गुस्सा आ जाए, लेकिन पूरी कहानी सुनिएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि रिपोर्ट क्या थी। मेरा नाम किरण है और मैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर रही हूँ। यूँ समझिए कि मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सब पता है। मैं भी इस अस्पताल की एक स्टूडेंट हूँ और अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। पहले मैंने अपने दोस्त का बयान लिया और उसको जो भी पता था वह मैं सामने लेकर आई, और मैंने स्वीपर का बयान लिया है, यानी के स्टेटमेंट लिया है, क्योंकि यह भी वही काम करता था और उसी रात उसकी नाइट ड्यूटी थी। यह बूढ़ा आदमी जिसका नाम मनोज तिवारी है, इसकी कहानी में आपको इसी की ज़ुबानी सुनाती हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो और तुमने क्या देखा, तुमने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई। कहने लगा, माला बेटी को तो पूरा हॉस्पिटल जानता था। वह बहुत अच्छी लड़की थी और मेरे साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी। कभी कभी मुझे कुछ पैसे भी दे देती थी। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ इतना बुरा होगा। मैं तो कभी उसके अंदर कोई गलती नहीं देखी, लेकिन एक दिन मैंने उसे बहुत अजीब काम करते हुए देखा था। मुझे ऐसा लगता था कि उसी की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हुआ है। जब इस बूढ़े आदमी से पूछा कि ऐसा क्या काम था, वह कहने लगा कि वह अस्पताल के एक कमरे में बार बार जाती थी। वह वही कमरा था जहाँ पर माला के साथ वह सब कुछ हुआ था, और इसी कमरे में माला बार बार जाती थी। एक दिन मैंने उसे वहाँ से निकलते हुए देखा तो पूछ लिया, बेटा तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? यहाँ पर तो कुछ पुरानी फाइल्स और ऐसा सामान पड़ा है जिनका ताल्लुक सिर्फ अस्पताल वालों से है, तो तुम इस कमरे में क्या करने के लिए जाती हो? तो कहने लगी, आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप भी किसी को नहीं बताना कि मैं इस कमरे में जाया करती हूँ। मैं उसे कहा कि यह अस्पताल है बेटा, घर नहीं है। ना तुम्हारा घर है ना मेरा घर है। किसी को पता चल गया तो वह हम दोनों के सवाल करेगा, और यहाँ पर जो चीज़ पड़ी है वह भी अस्पताल वालों की है। तो मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम इस कमरे में जाती हो? तो कहने लगी कि बस आप किसी को नहीं बताना, बाकी सब कुछ संभाल लूँगी और आपका नाम भी नहीं आने दूँगी। वह बोलती भी बहुत अच्छा थी। उसकी आवाज़ भी बहुत ही प्यारी थी। बोलती थी तो ऐसे लगता था कि मानो कानों में रस घोलती है। बड़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि कल को कोई मसला बना तो आपका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मसला बनता तो मेरा नाम बीच में आना था, क्योंकि मैं ही उन कमरों की सफाई किया करता था। अगर यहाँ से कोई चीज़ इधर उधर हो जाती तो सबसे पहले तो मुझसे पूछते, और गरीब आदमी पर तो सबसे पहले इल्ज़ाम लगता है। इसलिए मैंने एक दिन उसे कमरे का ताला बदल दिया और वहाँ पर कोई और ताला लगा दिया, क्योंकि मैं माला बेटी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था, और यह भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं। तो जब मैं वहाँ का ताला बदल दिया तो मैं बेफिक्र हो गया कि अब माला तो वहाँ पर जाएगी नहीं और कल को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मामला बड़ा ख़राब हो गया कि एक दिन वह ताला खुला हुआ था। मैं हैरान रह गया कि यह कैसे हो गया। मैं तो खुद ताला बदला था और चाबी मेरे पास थी। फिर यह ताला किसने खोल दिया? जब मैं अंदर गया तो सामने देखकर हैरान रह गया। माला बेटी पहले से ही अंदर बैठी हुई थी, और वही बात उसने अपने सामने अस्पताल के प्रॉपर्टी मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि यह सवाल तो मुझे करना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ का ताला बदला था। तो कहने लगी कि आपने बदला था। मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बदला, वह इंचार्ज साहब ने बदला था। वह कह रहे थे कि यह कमरा इस्तेमाल के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं जाए। पहले तो यह मेरा अल्ट्रासाउंड रूम होता था, यहाँ पर काफ़ी आना जाना रहता था, लेकिन अब इसको मेरे को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर इस तरह का सामान पड़ा था। मैंने कहा कि अब बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यह फाइल तुम्हारे हाथ में क्यों है? तो उसने कहा कि बस एक काम था, लेकिन समझोगे
कि हो गया। उसने फाइल वापस रख दी और मैंने कहा कि बेटा, जब आप कोई ऐसा काम करते हो तो ना जो आपके करने का नहीं होता तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। तुम्हें समझा रहा हूँ, अपनी बेटी समझता हूँ। तुम ऐसे कामों में क्यों पड़ी हो? तुम तो यहाँ पर अपना काम कर रही हो ना। हाउस जॉब ख़त्म हो गई तुम्हारी, अभी तो ड्यूटी लगा भी शुरू हो गई है। मैं इस अस्पताल में रहकर इतनी बातें तो समझ गया था। उसने कहा कि हाँ, ऐसा ही है। मैं और वाकई कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। पर मैं आपसे फिर वही बात कहूँगी कि आप किसी को नहीं बताना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। मुझे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नज़र आ रहा था। वह अपने साथ अपना बैग भी लाई थी और जब वहाँ से वापस जा रही थी तो मुझे उसका बैग कुछ बड़ा बड़ा सा लग रहा था, जैसे उसने कोई चीज़ उठाकर बैग में डाल लिया हो। अब मेरे दिल में तो यह डर बैठ गया कि यह लड़की पता नहीं क्या कर रही है। कल को इसकी वजह से मुझे भी लोगों के सवालों का जवाब देने पड़ेंगे, मेरी भी क्लास लग जाएगी। मुझे तो माला पर गुस्सा आने लगा था कि उसको क्या ज़रूरत है किसी और के मामले में बोलने की, क्योंकि यह जो भी काम कर रही थी वह ठीक नहीं था। कि अस्पताल की पुरानी ख्वाहिशें देख रही थी, रिकॉर्ड चेक कर रही थी। पता नहीं इसको यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। यह तो डॉक्टर थी और उसके पास इतना टाइम था तो यह फजूल के कामों में लगी हुई थी। एक दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इंचार्ज सर को बता देता हूँ, लेकिन फिर माला का चेहरा मेरे सामने आ गया कि आप यह बात किसी को नहीं बताना। यही तो कहा था उसने, तो फिर मैं कैसे बता सकता था? पर मुझे क्या पता था कि वह जो काम कर रही है उसकी जड़ों में बहुत अंदर तक फैली हुई है। कुछ छोटा मोटा काम नहीं था, लेकिन मैं इंचार्ज सर से फिर भी बात कर ली। मैंने कहा, सर, वह डॉक्टर माला ना आपकी नाइट ड्यूटी लगा दो उसकी नाइट ड्यूटी लगा दो। वह ज़्यादातर नाम मशरूफ नहीं होती, फ्री रहती है। इंचार्ज सबको मेरी बात कुछ समझ नहीं आई कि मैं यह सब क्यों कह रहा हूँ। खैर, मैं तो बात करके फंस गया, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आई कि मैं यह सब क्यों कह रहा हूँ। खैर, मैं तो बात करके फंस गया क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बोलूं या मैंने उसका कोई इधर उधर की बातें सुनकर बस इस बात पर राजी कर लिया कि आप डॉक्टर माला की नाइट ड्यूटी रखवा दो। तो उन्होंने कहा, तो उसकी भी नाइट ड्यूटी लगवा देता हूँ और तेरी भी, क्योंकि तूने भी काफ़ी दिनों से नाइट ड्यूटी नहीं किया है। मैं तो अपनी बात करने नहीं आया था, मन की बात करने आया था, लेकिन मैं भी फंस गया। सच कहते हैं, किसी और के लिए आप कुछ बड़ा सोचो तो आपके साथ भी बुरा होता है। लेकिन मैं कौन सा पहले नाइट ड्यूटी नहीं की थी, सारी ज़िंदगी में तो करता ही रहा था। मैंने सोचा फिर कर लूँगा। अब वैसे भी बुढ़ापा आ गया है, नींद जल्दी पूरी हो जाती है। जवानों वाली नींद तो नहीं थी, मेरी बार बार सोने का दिल करे। माला को पता नहीं था कि उसकी नाइट ड्यूटी मैंने ही लगवाई है, लेकिन लगवा दी थी। पर वह नाइट ड्यूटी से और भी ज़्यादा खुश हो गई। कहने लगी, तो सुबह सुबह घर जाऊंगी, 12 बजे तक सो जाऊंगी और फिर अपनी मम्मी और भाई के साथ टाइम गुजार लूँगी और फिर शाम को आ जाया करूँगी। मुझे तो कोई मसला नहीं था। उसका घर यहाँ से बहुत दूर था, उसको जाने आने में भी टाइम लगता था, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ता था, जल्दी आना पड़ता था और 2.5 घंटे का रास्ता था। फिर भी हफ्ते में 2-3 चक्कर लगाती थी। अपने घर वालों से बड़ा प्यार करती थी। 2 छोटे भाई थे, उनसे भी बहुत प्यार करती थी। मुझे तस्वीर भी दिखाई थी। एक दफ़ा अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात भी करवाई थी कि मम्मी परेशान नहीं हो, यह अंकल हैं, यहाँ पर मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं भी नमस्ते किया कि चलो माला की मम्मी हैं। वैसे माला बड़ी अच्छी लड़की थी, बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन हर अच्छे इंसान में भी कभी ना कभी एक ऐसी अच्छाई भी होती है जो उसके लिए बुराई बन जाती है। और वह माला को हर बात जानने का शौक़ रहता था और दूसरों के मामले में बोलना उसकी आदत बन गई थी। मैं तो गरीब आदमी था, ज़्यादा बातों को समझता नहीं था। मुझे लगा दो नाइट ड्यूटी लग जाएगी तो यह उसे उस कमरे से दूर रहेगी, क्योंकि यह दिन में ही उस कमरे में जाया करती थी। लेकिन एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वह रात में भी उस कमरे में बैठी थी, बल्कि उसने इस कमरे को अंदर से उठकर एक फ़ोन को नीचे ज़मीन पर बिछाया हुआ था और उसके ऊपर तकिया लगाए बैठी थी। जब मैं अंदर गया तो बुरी तरह से डर गई। फिर कहने लगी कि आप ही यहाँ आ सकते हैं और तो कोई नहीं आ सकता। मैं तो ऐसे ही डर गई। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम नाइट ड्यूटी है
तो उसने कहा कि नाइट ड्यूटी का मतलब यह थोड़ी होता है कि सारी रात जाग कर पेशेंट को देखना होता है। वह तो कोई इमरजेंसी होती है तो फिर देखते हैं ना, और वैसे भी वह मेरी दोस्त है ना, वह भी तो मेरे साथ है। जिसने भी वैसे मेरी नाइट ड्यूटी लगाने का सोचा ना, उसने बहुत अच्छा किया, मेरा काम आसान हो गया। मैंने कहा कि कौन सा काम तुम करके आ रही हो? कहने लगी कि मुझे बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर इकट्ठा करना, और वह करने के लिए मुझे बहुत सारा वक्त चाहिए। दिन में तो बहुत काम होते हैं, लेकिन रात में पेशेंट ज़्यादातर सोए रहते हैं। अब यहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यह गद्दा ज़मीन पर रख दिया, पर मैं वापस इसको जगह पर रखने ही जाया करूँगी। आप परेशान नहीं हो? मैंने कहा कि और किसी ने देख लिया तो क्या कर रही हो? तो उसको क्या कहोगी? तो कहने वालों की कोई नहीं देखेगा। रात के टाइम कौन देखेगा? अगर आपसे कोई पूछे तो बस इतना बताना कि लड़की ने तो मुझे पागल कर दिया है, पता नहीं यह क्या कर रही है। मैंने कहा कि मुझे कुछ तो बताओ। तो उसने कहा कि आपको समझ नहीं आएगी, बस आप यह समझ लो कि अस्पताल वाले जितने सीधे लगते हैं उतने सीधे हैं नहीं। वह कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और मुझे ग्रुप चाहिए। जब मुझे सबूत मिल जाएगा तो फिर मेरी बात मानी जाएगी, तो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा अगर मेरे पास सबूत नहीं होगा। मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई काम करे जिसमें अस्पताल वाले बुरे हैं और उनको कोई गलती पकड़ रही हो, तो फिर तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अगर पता चल गया तो पता नहीं अभी से निकाल देंगे। तो कहने लगी कि हाँ, मैं तो खुद यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर इसलिए थोड़ी बनी हूँ कि इतने बड़े शहर में काम करूं। यहाँ पर तो और भी बहुत से बेहतर हैं। मैं तो अपने छोटे शहर में जाकर अपना क्लिनिक बनाऊंगी, वहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है। मैंने कहा कि बेटा, अभी फिर समझ आ रहा है, ऐसे काम छोड़ दो। पर उसने मेरी बात नहीं मानी, और 2 दिन बाद ही अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ कि हम सब हैरान रह गए। आज फिर से माला की नाइट ड्यूटी थी, और मेरी भी थी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जो इस कमरे में कोई है, और मैं समझ गया कि फिर से माला ही होगी। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह कोई बात समझती नहीं थी। उसको जितना भी समझाओ वह पीछे तो हटने वाली नहीं थी, इसलिए मैं भी चुप हो गया। मैं कहा कि वहीं बैठी होगी, और वहाँ से गुजर गया। मुझे लगा कि अंदर वही होगी, क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही थी। शायद वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। इसी तरह करते करते सुबह होने वाली थी, जब उसकी दोस्त मेरे पास आई और कहने लगी, क्या आपने माला को देखा है? तो मैंने कहा, क्यों? तुम क्यों उसको इस तरह परेशान होकर ढूंढ रही हो? तो कहने लगी कि सुबह से नहीं मिल रही। मुझे रात को बैठी थी, मुझे बातें बता रही थी कि बड़ा ज़रूरी काम है, पता नहीं अब कहाँ चली गई, हर तरफ देख लिया। मैंने कहा कि पुरानी अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में देख लो, शायद वहीं पर होगी। तो उसकी दोस्त ने कहा कि वहाँ पर क्या कर रही है वह? वहाँ पर तो कोई काम नहीं है। अब मैं उसको क्या कहता कि हाँ, उसका वहाँ काम तो कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वक्त वहीं रहती है। मैंने उससे कहा कि तुम जाकर देख लो, शायद वहाँ पर हो। थोड़ी देर बाद वह लड़की वहाँ चली गई, लेकिन फिर अभी 5 बज रहे थे कि उसने लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही थी कि सब पता चल रहा था। कि किसी ने बताया यह अस्पताल था, यहाँ पर लोग दर्द से चिल्लाते हैं। लेकिन वह आवाज़ माला की दोस्त की थी, और जिस तरह से वह चिल्ला रहे थे लगता था कोई बात है। जब मैं वहाँ पर गया तो वह कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि ऐसे उसने भाग के कोई दुनिया के चक्कर लगा लिया। उसकी सांस पूरी फूली हुई थी। वहाँ पर मैंने कहा कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो बस उसने कमरे की तरफ इशारा किया, और कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि बोलो बिटिया, क्या हुआ? तुम्हें लगी कि माला और उस कमरे की तरफ इशारा करने लगी। मैं जब एक नज़र अंदर देखा तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी ठीक हूँ, पर मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि अंदर जिस तरह का नज़र आया था उसके बाद हालत बुरी ही होनी थी। मैं माला की सहेली का हाथ पकड़ा और कहा कि वहाँ से चली जाना, वरना तुम भी फंस जाओगी। और मैं खुद भी वहाँ से जाने लगा। लेकिन अस्पताल के लोग वहाँ पर आ गए। उन्होंने हम दोनों को भी देख लिया, और उसे कमरे में क्या हो रहा था वह भी देख लिया। थोड़ी देर के बाद यह खबर उड़ गई कि डॉक्टर माला ने आत्महत्या कर ली। हम दोनों को अच्छी तरह से जानते थे कि आत्महत्या नहीं, क्या हुआ था हमने देख लिया था। मैंने उसके दोस्त को कहा कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, पर वह नहीं मानी।
उसने कहा कि मैं माला को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वही बात हुई कि जिन लोगों ने उसके साथ यह सब कुछ करवाया था, मैं उसकी दोस्त को भी एक कमरे में ले गए और उसकी बुरी तरह से डराया धमकाया। जब वह बाहर आए तो उसकी हालत बड़ी बुरी थी। कहने लगी कि मेरे से झूठा बयान लिखवा लिया है कि माला ने आत्महत्या की है, और वह मुझे भी कह रही थी कि मुझे आत्महत्या करनी है। मैंने कहा कि बयान तो झूठा लिखवाया है, अब कहीं तुम्हारी जान भी न चली जाए, इसलिए चली जाओ यहाँ से। फिर वह एक साइड पर बैठ गई और रोने लगी। वह माला की बहुत अच्छी दोस्त थी, हमेशा उसके साथ रहती थी। माला को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। यह भी गरीब घर की लड़की थी, इसलिए डर गई। माला के घर वाले भी आ गए। अस्पताल वालों ने उनको भी यही कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। हमारे अस्पताल का नाम बदनाम करना चाहती थी, इसलिए आप किसी को कुछ ना बताना और अपनी बेटी की बॉडी लेकर आप यहाँ से चले जाएं ताकि हमारा काम ख़त्म हो। उनको सही तरह से पूरी जानकारी भी नहीं बता रहे थे। वह कभी इधर जाती तो कभी उधर। लड़की की माँ थी, हुआ थी, एक बाप था, एक बुआ थी और एक बाप था। वह सारे परेशान फिर रहे थे। उनको देखकर मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था। दिल तो कर रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं। जब माला की दोस्त मेरे पास आई और उसने कहा कि आपको तो सब कुछ पता है, चलो आप और मैं पुलिस के पास चलते हैं और अलग से एक रिपोर्ट करवा देते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी अपनी 3 बेटियाँ हैं। जिन लोगों ने माला के साथ यह सब कुछ किया, वह मेरी बेटियों के साथ भी तो कर सकते हैं, तुम्हारे साथ भी तो कर सकते हैं। तुम्हें फ़िक्र नहीं है तो मैं क्या करूं? पर मुझे अपनी बेटियों की फ़िक्र है। जो माला के साथ हुआ, अगर कल मेरी बेटी के साथ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा। इस बात को सुनकर वह लड़की रोने लगी और उसने कहा कि फिर सोच लो माला के बैग पर क्या गुजर रही होगी। क्या आप मदद नहीं करेंगे? मैंने कहा कि नहीं, वैसे भी मैं मदद करूं या ना करूं, माला वापस आने वाली नहीं है। इस बात पर उसने लड़की को गुस्सा आया और उसने कहा कि आपको क्या लगता है भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है, क्यों हमें पैदा किया है? कि आपको भगवान ने इसलिए पैदा किया है कि आप एक अस्पताल की सफाई करो और बस आपका काम ख़त्म हो जाता है? वह आपसे कुछ और करवाना चाहता हो, लेकिन आप डर गए हो। आप डर पक आप डरपोक हो। जब घर जाओगे तो अपनी बेटियों को कहना कि मैं एक बेकसूर लड़की के लिए छोटा सा स्टेप नहीं उठाया, लेकिन मैं जिंदा वापस आ गया हूँ। फिर आपकी बेटियाँ आप पर बड़ा गर्व करेंगी। ना मैंने उससे कहा कि मेरा दिमाग खराब नहीं करो। मैं गरीब इंसान जब भी मरता है, भूख से मरता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वाले भी भूख से मर जाएंगे। फिर तुम मेरे घर वालों को रोटी दोगी या अस्पताल वाले? मुझे भी माला बेटी के जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। वह लोग उसकी बॉडी को वहाँ से ले गए और बात ख़त्म हो गई। पर यह सब नहीं पता था कि बात अभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कि उनके पूरे देश में माला के लिए लोग बाहर आने लगेंगे, खड़े होने लगे, कहने लगे कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ बुरा हुआ है। लोगों को यह भी पता चल गया कि यह सब कुछ अस्पताल वालों ने ही करवाया है, क्योंकि माला उनके खिलाफ कुछ पता चल गया था और वह भी पता चल गया था कि उसने करवाया है और हम लोग इंसाफ मांग रहे थे। मैं पहले डरता रहा, मैं किसी को यह बात नहीं बताई, लेकिन फिर मैं अपनी बेटियों को सब कुछ बताया। मेरी बेटियां भी जवान थी। उन्होंने कहा कि बाबा आप दे जाकर अपना बयान लिखवा दो, अपना स्टेटमेंट, जो हो सकता है कोई फ़ायदा हो जाए। वह लड़की तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसको इंसाफ मिल गया, नहीं तो कल यह हमारे साथ भी हो सकता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं कहा कि ऐसा ही करूँगा। अपनी बेटियों की बात मानी। मेरी बेटियों ने मुझे माला के लिए एक छोटा सा पत्र भी लिख कर दिया, जिसको पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं भी जाकर पुलिस के पास अपना स्टेटमेंट लिखवा दिया कि मैं उस रात वहीं पर था। मैंने क्या देखा नहीं देखा, क्या हो रहा था, उन लोगों को भी मैंने देखा था। सबसे पहले माला बेटी को उस हाल में मैंने ही देखा था। वह सब कुछ मैंने उन लोगों को बता दिया। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। पुलिस में भी कुछ लोग अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी तरह डरे हुए थे, जैसे मैं पहले डरा हुआ था, क्योंकि यह मामला बहुत ऊपर तक चला गया था। पुलिस वालों ने कहा कि इसके बयान का क्या करेंगे, तो दूसरे वालों ने कहा कि इसका स्टेटमेंट तो सबसे ज़्यादा अहम है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा कि पहले मैं भी डरा हुआ था साहब, लेकिन फिर मैं सच बोल दिया। वह लोग मुझे हैरान होकर देखने लगे। मेरी बेटियों ने जो छोटी सी कहानी माला के नाम पर लिखी थी, वह मैंने उनके टेबल पर रख दिया और कहा कि यह आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, शायद आप लोगों को भी हिम्मत मिल जाए।
बस मैं अपना स्टेटमेंट दिया और माला की दोस्त को भी बता दिया कि मैं ऐसा किया। उसने भी मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि हमारा केस बड़ा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माला के नाम पर जो छोटी सी कहानी मेरी बेटियों ने लिखी थी, वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग ज़रूर सुनना। माला एक प्यारी सी लड़की, जिसकी मुस्कुराहट में खुद की खुशी और दूसरों की खुशी छुपी थी, आज हमें छोड़कर जा चुकी है। उसने अपनी ज़िंदगी को लोगों की सेवा में लगा दिया था। एक डॉक्टर बनकर हर दिन हॉस्पिटल आते वक्त उसके चेहरे पर एक नया जुनून होता था, जैसे वह हर एक जख्म को भरने का वादा करते थे। माला का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव के लोगों को बेहतर सेवा दे सके, और इस सपने को लिए उसने अपनी पढ़ाई में दिन रात मेहनत की। उसकी ज़िंदगी में एक खास पल था जब उसने अपने पहले दिन हॉस्पिटल में काम शुरू किया। जब उसने पहली बार एक बच्चे का इलाज किया था, उसकी आंखों में खुशी और गर्व था। हर छोटी सी जीत उसके लिए एक बड़ा त्यौहार होता था। माला के पास सिर्फ मेडिकल नॉलेज नहीं, बल्कि लोगों से बात करने का एक अलग ही अंदाज था। वह हर पेशेंट से ऐसे बात करती जैसे वह उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझती है। हर किसी को प्यार से सुना, उन्हें समझना और उनके दुख दर्द में साथ देना, यह उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। लेकिन एक दिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था, माला को अस्पताल में बेचैनी महसूस हुई। पहले तो उसने इस हल्के में लिया, सोचकर कि शायद उसका दिन थोड़ा ख़राब है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसे दिन का कोई भी पल हम सबके लिए आखिरी बन सकता है। जब हमने सुना कि माला अब इस दुनिया में नहीं, दोस्तों, क्या किसी की बेटी के साथ ऐसा करना चाहिए था? क्या किसी जान को बचाने वाले को इस तरह से मारना चाहिए था? क्या किसी की बेटी को इस तरह से मारना चाहिए था? क्या इस तरह से किसी की बेटी काम करेगी, डॉक्टर बनेगी, नहीं बनेगी? तो दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग माला के इंसाफ के लिए ज़रूर मांगें। आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो माला के लिए दुआ करना, उसको न्याय दिलवाना।